नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों को विजन एंड मिशन चैनल में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ कॉर्निया। तो पहले हम लोग जानेंगे कॉर्निया है क्या। हमारे आंखों का सामने वाला जो ये सफ़ेद और काला वाला हिस्सा दिखाई देते हैं, इसमें जो ये काला वाला हिस्सा है उसका ऊपरी वाला हिस्से में एक ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, उसको हम लोग कॉर्निया बोलते हैं। कॉर्निया हमारे आंखों का मेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, जो बाहर से आने वाला लाइट रेस को रिफ्रैक्ट करके अंदर भेजता है और ये लाइट रेस प्यूपिल लेंस से जाने के बाद रेटिना में फोकस होता है। कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है और इसलिए ये एवास्कुलर है, इसमें कोई पिगमेंट भी नहीं है और इसलिए कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। कॉर्निया हमारे आँखों का 6 भागों में से सामने वाला पोर्शन का एक भाग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। हम लोग कॉर्निया की इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये दो सरफेस का होता है। मेनली इसमें दो सरफेस है, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। अब ये एंटीरियर सरफेस को आप लोग देखेंगे तो ये कॉन्वेक्स है, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस ये कॉन्केव होता है। अब इसका ये दोनों सरफेस का जो शेप है ये भी अलग अलग होता है। आप लोग पिक्चर में देखेंगे तो समझ सकेंगे कि एंटीरियर सरफेस थोड़ा एलिप्टिकल शेप का होता है, लाइक एक अंडे जैसा शेप का होता है, और पोस्टीरियर सरफेस ये पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर का है। अब एंटीरियर सरफेस एलिप्टिकल होने की वजह से इसका जो डायामीटर होता है ये हॉरिजॉन्टल में होता है 12 मिलीमीटर और वर्टिकली में होता है 11 मिलीमीटर। लेकिन पोस्टीरियर सरफेस ये पूरा सर्कुलर होने की वजह से इसका डायमीटर सेम ही रहता है 11.5 मिलीमीटर। कॉर्निया का थिकनेस एंटीरियर में एंटीरियर सेंटर में दिखे तो ये सेंटर में होता है 0.5 मिलीमीटर। लेकिन अब जितना सेंटर से पेरीफेरी के तरफ जाएंगे उतना इसका थिकनेस ज़्यादा होता है। पेरीफेरी के तरफ इसका थिकनेस होता है 0.75 टू 1 मिलीमीटर होते हैं। एंटीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 7.8 मिलीमीटर होता है और पोस्टीरियर सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर 6.5 मिलीमीटर होता है। कॉर्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें तो ये होता है 1.37 और डायप्टिक पावर दिखे तो हमारे पूरा आंखों का डायप्टिक पावर कितना है +60 डायप्टर। उसमें से कॉर्निया का पावर सबसे ज़्यादा होता है, कॉर्निया का ज़्यादा हिस्सा रहता है। कॉर्निया का जो पावर होता है वो है +43 डायप्टर। अब इसमें कॉर्निया का दोनों सरफेस है, एंटीरियर सरफेस पोस्टीरियर सरफेस, लेकिन दोनों सरफेस का नेचर आलादा है, अलग अलग होता है। एंटीरियर सरफेस कॉन्वेक्स होने की वजह से इसका पावर होता है +48 डायप्टर, लेकिन पोस्टीरियर सरफेस ये कॉन्केव होने की वजह से इसका पावर होते हैं -5 डायप्टर। तो ये पूरा मिला के कॉर्निया का पावर होते हैं +43 डायप्टर। अब आते हैं कॉर्निया के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में। हम लोग माइक्रोस्कोप में कॉर्निया को दिखे तो ये कुछ लेयर से बना हुआ होता है, इसका उस लेयर को दिखाई देते हैं। अब ये मेनली 6 लेयर से बना हुआ होता है, जिसमें एंटीरियर टू पोस्टीरियर दिखे तो ये कुछ ऐसा होता है। एपिथेलियम पहले, बाउमेस मेम्ब्रेन, कॉर्निया स्ट्रोमा, डुआस लेयर, डेसिमेस मेम्ब्रेन एंड लास्ट वाला होता है एंडोथेलियम। तो इसमें सबसे पहले वाला जो लेयर होता है वो है एपिथेलियम। अब इस एपिथेलियम ये कुछ 5 to 6 लेयर से बना हुआ होता है। इसको हम लोग स्ट्रेटिफाइड क्वामस एपिथेलियम बोलते हैं। इसका थिकनेस अप्रॉक्सीमेट 50 से 52 माइक्रोमीटर का होता है। अब इसके सबसे ऊपर का जो लेयर होता है वो उसको हम लोग सुपरफिशियल लेयर बोलते हैं। वो सुपरफिशियल लेयर फ्लैटेन सेल से बना हुआ होता है। ये फ्लैटेन सेल से बना ये थोड़ा फ्लैट होता है सेल्स, ये 2 लेयर्स का होता है। और ये जो सेल्स होता है ये बहुत ही टाइट जंक्शन में होता है। टाइट जंक्शन होने की वजह से क्या होता है, जो कॉर्निया का जो बाहर में जो टीयर्स होते हैं वो टीयर्स पेनिट्रेट करके अंदर नहीं आ पाता।
इसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है। अब उसके बाद वाला जो एपिथेलियम का लेयर होता है इंटरमीडिएट लेयर, ये पॉलीहेड्रल विंग सेल्स से बना हुआ होता है। इसका जो सेल्स विंग टाइप का होता है और अम्ब्रेला जैसा होता है। ये भी 2 to 3 लेयर्स का होता है। अब सबसे जो डीपेस्ट वाला लेयर होता है एपिथेलियम का, वो कॉलुमना सेल्स का बना होता है और वो सबसे टॉल होते हैं और ये एक सिंगल लेयर का ही बना होता है। अब इस एपिथेलियम में कोई इंजुरी आ गई, कोई इन्फेक्शन हो गया, लेकिन ये एपिथेलियम क्या होता है, ये अल्सर हो गया तो क्या होता है, ये फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। ये एपिथेलियम का कैरेक्टर होता है। अब इसके बाद एपिथेलियम के बाद जो लेयर आते हैं वो है बाउमेन्स मेम्ब्रेन। बाउमेन्स मेम्ब्रेन में कोई सेल नहीं होता और कोई सेल से ये बना नहीं होता, इसलिए ये एसेलुलर होता है और इसका जो थिकनेस होता है अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 माइक्रोमीटर होता है। ये सेल से तो नहीं बना होता, तो ये बना होता है कुछ कोलाजन फाइबर्स से। ये जो मेम्ब्रेन होता है बाउमेन्स मेम्ब्रेन, ये इलास्टिक होता है, लेकिन इसमें कोई ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन इसको नहीं माना जाता, क्योंकि जो इसके बाद में जो लेयर है स्ट्रोमा, उससे ही ये उसका आगे वाला जो हिस्सा वो जमा होकर ये लेयर, ये जो मेम्ब्रेन है ये बनाती है। लेकिन ये जो बाउमेन्स मेम्ब्रेन है ये एपिथेलियम जैसा रीजनरेट नहीं होता। इसमें कोई इंज्यूर हो जाए तो ये रीजनरेट नहीं हो सकता। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो कोई अल्सर वल्सर हो गया तो इसमें कोई स्कार आ सकता है। अब इसके बाद बाउमेन्स मेम्ब्रेन के बाद होता है कॉर्नियल स्टोमा। कॉर्नियल स्टोमा को देखें तो ये इसको हम लोग सबस्टेंटिया प्रोपिया भी बोलते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है। किस लिए कि क्योंकि ये कॉर्निया का जो पूरा थिकनेस होता है उसका 90% में ये स्टोमा से ही बना होता है। अब इसके थिकनेस 450 to 550 माइक्रोमीटर का होता है। ये भी जो बाउमेन्स मेम्ब्रेन है उसके ऐसे कोलाजन फाइबर से बना हुआ होता है और इसको हम लोग लैमिली बोलते हैं। और इसका जो ज़्यादा पोर्शन ही फ्लूइड से भरा हुआ होता है। फ्लूइड और कुछ ग्लाइकोप्रोटीन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का कुछ सरफेस बना हुआ होता है और इसमें इसके अलावा भी कुछ सेल्स पाए जाते हैं। वो एक केराटोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, इस तरह की ज़्यादातर सेल पाए जाते हैं। स्ट्रोमा का जो कोलाजन फाइबर्स है इसका रेगुलर अरेंजमेंट होते हैं। रेगुलर अरेंजमेंट होने की वजह से कॉर्निया का ट्रांसपेरेंट में ये बहुत ही मदद करते हैं। अब कॉर्निया स्टोमा के बाद एक छोटा सा लेयर होता है, वो है डुआस लेयर। इसको हम लोग प्री डेसिमेंट्स लेयर भी बोलते हैं। ये एक न्यू लेयर है। ये 2013 में हरमंदर सिंह दुआ ने इसका खोज किया था। ये हाइपोथेटिकली 15 माइक्रोन थिक होता है। कॉर्नियल स्टोमा और डेसिमेंट मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है। ये कंट्रोवर्शियल लेयर है, इसके बारे में अभी तक ज़्यादा जानकारी नहीं है, खोज चल रहे हैं इसके बारे में। अब नेक्स्ट होता है डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन। डेसिमेंट्स मेम्ब्रेन क्या होता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग, होमोजेनस और रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन होता है। ये भी बाउमेन्स मेम्ब्रेन की तरफ ही, जो सेकेंड लेयर है कॉर्निया का, ये भी उसके जैसा ही कोई इलास्टिक होता है, लेकिन ये कोई ट्रू इलास्टिक मेम्ब्रेन नहीं होता, बट ट्रू इलास्टिक फाइबर से ये बना नहीं होता। इसका जो थिकनेस होता है ये एज में वेरी करता है। ये बार्थ के टाइम होता है 3 माइक्रोमीटर, लेकिन ये जब एडल्ट से हो जाते हैं, एडल्ट में ये 8 to 10 माइक्रोमीटर का हो जाते हैं। ये एंडोथेलियल सेल्स से सीक्रेट होते हैं। एंडोथेलियल सेल्स जो लास्ट वाला लेयर है उसका जो सेल्स है उससे सीक्रेट होते हैं। इसको बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बोला जाता है उसका। अब ये इंजुरी के बाद ये जो हमारा एपिथेलियम है उसके जैसा ही ये भी रीजनरेट कर सकते हैं। अब सबसे जो लास्ट वाला जो कॉर्निया का लेयर है वो है एंडोथेलियम।
एंडोथेलियम क्या है? एंडोथेलियम एक सिंगल लेयर का बना हुआ होता है, एक फ्लैटेंड पॉलीगोनल एंडोथेलियल सेल से ये बना हुआ होता है। इसका सेल काउंट करेंगे तो ये है कुछ 3000 सेल्स पर मिलीमीटर स्क्वायर का होता है। अब इसका लेयर में जो सेल होता है वो कुछ इस टाइप का, जैसा हेक्सागोनल शेप का होता है, और इस लेयर में सेल डिवाइड बहुत ही कम होते हैं, नहीं होता है। तो क्या होता है कि बहुत ही कम होने की वजह से सेल, इसलिए एज के साथ साथ ये सेल्स जब कम होने लगता है तब उसका आसपास का जो सेल उसकी जगह में चले जाते हैं। तो ये कुछ जो हेक्सागोनल शेप का था इसका, वो पेंटागोनल शेप का हो जाते हैं। एंडोथेलियल सेल्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि ये एक्टिव पाम मैकेनिज्म में मदद करते हैं। एक्टिव पाम मैकेनिज्म क्या है? जो कॉर्निया स्टोमा में जो फ्लूइड रहते हैं वो उस फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करके बाहर निकाल देते हैं एक्वस में। तो इसके वजह से क्या होता है, जो कॉर्निया का ओपासिटी नहीं होता, ओपेक नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट, इसका जो ट्रांसपेरेंट होने के लिए मदद करते हैं इसको। लेकिन ये जो हमारा जो एंडोथेलियम है ये रीजनरेट नहीं कर सकता इंजुरी के बाद। जो एपिथेलियम और डेसिमेट्स मेम्ब्रेन जो रीजनरेट कर सकते हैं, ये रीजनरेट नहीं कर सकते। अब कॉर्निया का नर्व सप्लाई है, इसको नर्व सप्लाई देते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, हमारा जो 5th क्रेनियल नर्व है वो इसको नर्व सप्लाई देते हैं। और इसका ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई हमने पहले ही बताया कि इसका खुद का कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, क्योंकि ये जो ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कोई ब्लड वेसल्स नहीं होता, ये एवास्कुलर होता है। लेकिन ये न्यूट्रिशन पाते हैं एक्वस ह्यूमर से, और बाहर में जो एयर में जो ऑक्सीजन होता है उसमें से पाते हैं, और पेरिलिम्बल ब्लड वेसल्स से ये न्यूट्रिशन पाते हैं।